अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने लिमिटेशन और काफी एक्सरसाइजेस को देखना है। पीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लिमिटेशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने लेक्चर्स को फॉर्मली स्टार्ट करें, अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देखिएगा कि जिसमें मैंने मज़ीद यूजफुल वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन के पेज को भी फॉलो करें ताकि आप वहां से भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ज़ारब की जो लिमिटेशन है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर हम आज अपने चैप्टर में दोहराते हैं कि कौन सी हदूद या खामियां हैं जिनसे ज़ारब के असर में कमी आती रहती है, जो कि मदरजा झेल है। अब हम स्टडी करेंगे पहली लिमिट स्टूडेंट्स, जो कि काफी कॉमन भी है। वो नई सरमायाकारी को बरकरार रखने की है। ज़ारब की कदर सिर्फ उसी सूरत में कांस्टेंट या मुस्तकम रहती है जब कि नई सरमायाकारी मार्केट में आती रहे। इसका असर खत्म होने पर जो सरमायाकारी है वो दोबारा होगी तो हमारा जो ज़ारब है वो अच्छी तरह से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको शो कर सकेगा, क्योंकि जब ज़ारब का अमल मुकम्मल हो जाता है तो आमदनी फिर अपनी पहली सतह पर आ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस कदर हमारी सरमायाकारी की गई है उसके जो रेपुटेशन है उसको बार बार दोहराया जाए, यानी इस अमल को मुनासिब वक्तों के बाद रिपीट होना जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये है कि मिलाने सरफ के बारे में दुरुस्त मालूमात की फराहमी में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। ज़ारब की कदर का इन्हिसार, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा MPC पर भी होता है। मैथमेटिकली जब हमने ड्राइव किया था तो फॉर्मूला के न्यूमिनेटर में MPC इंक्लूडेड है, इसलिए ये काफी हद तक इसमें इन्हिसार भी करता है। लेकिन मुकम्मल मिलाने सरफ के बारे में सही से मालूमात हासिल करना खासा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इतनी आसानी से हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हमारा जो मुकम्मल मिलाने सरफ है इसका दारोमदार लोगों की नफ्सियाती कैफियत पर होता है और उसको एग्जैक्टली मुहैया करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जब मुकम्मल मिलाने सरफ के बारे में हमें सही मालूमात दस्तयाब नहीं होंगी, हम ज़ारब की भी सही कदर मालूम नहीं कर पाएंगे। जो लीकेजेस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मल्टीप्लायर इफेक्ट को कम करने में, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है जो कि हमारे ज़ारब के असर को वायल कर देती है। ज़ारब के हुजम और असर पर मुख्तलिफ किस्म की लीकेजेस भी असरअंदाज होती हैं, इसलिए इनकी वजह से ज़ारब की कुव्वत में कमी आती रहती है और उसके असर को भी जाहिर करती रहती है। ये लीकेजेस जो हैं उसमें बचते हमारी टैक्स की शरह, दरामदात की मिकदार, सियाल पजीरी और पुराने स्टॉक की जो खरीदारी है, सब इसमें हम इंक्लूड करेंगे। बचतों का जो कॉन्सेप्ट है, अगर लोग ज्यादा सेव करना शुरू कर दें तो तब भी हमारी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर हमारी जो टैक्स की रेशो है वो बढ़ जाए और हुकूमत ने टैक्स लगा दे या साफ टैक्स की जो शरह है उसमें इजाफा कर दे, तो भी लोगों के जो काबिल तसर्रुफ आमदनियां हैं वो कम रह जाएंगी, क्योंकि आप उनके पास जो कंज्यूमेबल इनकम है या कंज्यूम करने वाली जो उनकी आमदन है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मिलाने सरफ भी कम हो जाता है और उसके ज़ारब की कदर में भी कमी आ जाती है। जो हमारी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स है ये बहुत हद तक मुतासिर करती है हमारे ज़ारब को, क्योंकि अगर मुल्क में दरामदात की मिकदार बढ़ जाए
तो उसका असर भी आमदनी पर पड़ता है, क्योंकि लोग अपनी बढ़ती हुई आमदनी को दरामदात पर खर्च कर देते हैं। इस तरह से मुल्क में पैदा होने वाली अशिया का जो कंजम्पशन है या उसका जो सरफ का फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से आमदनी के बहाव में भी कमी आती है। लिक्विडिटी अगर बहुत कम हो या चीजों को हम इजीली कन्वर्ट ना कर सकें तो लोग अपने रवैये को नकदी की शक्ल में जो रखना पसंद करते हैं, इस तरह बिहेवियर शो करते हैं। इससे वो रुपया तजारती मकासद या सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होता है और ना ही सरफी जरूरियात पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने पैसों को अपने पास कैश में ही रखे रखते हैं। लिहाजा ये भी हमारे मल्टीप्लायर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। पुराने स्टॉक की जो खरीदारी है वो भी इफेक्ट करती है। हम देखते हैं कि किस तरह से ये असरअंदाज करेगी हमें। बाज़ औक़ात लोग क्योंकि नई कफालती खरीदने के बजाय पहले से जो उनकी सेविंग्स है उनको खरीद लेते हैं, यानी सरमायाकारी करने के बजाय जो उनके पहले से मौजूद एसेट्स हैं उनको वो परचेज करते हैं। इस तरह ये रकम आमदनी के बहाव की नदी से बाहर निकल जाती है और आमदनी में भी कमी का बायस बनती है। जो वक्फा या अरसाए ज़मानी है जिसे हम टाइम लैग भी कहते हैं, इसका असर फौरी तौर पर तो जाहिर नहीं होता, लेकिन आमदनी के असूल और उसे खर्च करने के दौरान क्योंकि इसमें गैप पाया जाता है। इसी तरह एक आदमी के खर्च करने और दूसरे आदमी की आमदनी बनाने में भी एक खास अरसा रिक्वायर्ड होता है, दरकार होता है। अगरचा वक्फा सरफ तो बहुत मामूली होता है, जो कंजम्पशन का दराज है वो तो बहुत ही मामूली होगा, लेकिन जो प्रोडक्शन है अशिया के तैयार होकर बाजार में बिकने तक के अमल में आने वाला जो गैप है वो बहुत ही तवील होता है। इसलिए इस तरह की अशिया के बिकने से हासिल होने वाली आमदनी को आम आमदनी में तकसीम होने तक बहुत लंबा गैप क्रिएट कर लेते हैं और वो मल्टीप्लायर के असर को जाहिर कर देता है। जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है इसको क्योंकि हम दरगजर कर देते हैं वो भी हमारी इनकम के असर को जाहिर करती है, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जो सरमायाकारी है वो दो किस्म की होती है, कॉन्टिन्यूअस और इंड्यूस्ड। सरमायाकारी की ये जो दोनों सूरतें हैं डेफिनेटली हमारी इनकम में इजाफे का बायस बनती है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने ये देखा, एम्पिरिकली भी इसको एविडेंट किया, लेकिन नजरिया इजारा में हमने जो खुद इख्तियार इन्वेस्टमेंट की उसका असर आमदनी पर ज़ारत की सूरत में देखने को आया, जबकि जो इंड्यूस थी उसको बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया गया, उसको जारी कर दिया गया। जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी हमारी ज़ारत को काफी हद तक करता है इफेक्ट। माशियत जब हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही हो तो इस सूरत में मुल्क में मौजूद तमाम तर्जराए भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लिहाजा कामिल रोजगार की हद के बाद नई सरमायाकारी अब नहीं हो सकती। इसलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है यहाँ पर अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता। मुक्तमम मिलाने सरफ का यकसा मेयार भी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए ये हम लोगों को अपनी जिंदगी में नजर नहीं आता, क्योंकि आमदनी में इजाफे के साथ साथ हमारा मुक्तमम मिलाने सरफ कम हो चला जाता है। मजीद बड़ा लोगों का जो मुक्तमम मिलाने सरफ है वो भी डिफरेंट होता है, वो एक ही लाइफस्टाइल इख्तियार नहीं करते। जो कंक्लूजन इन सब बातों से हमने निकाला है वो कुछ इस तरह से है कि ऑल्दो हमारे मल्टीप्लायर की कुछ लिमिटेशन है जिनकी वजह से इसके असर में कमी वाक़या होती है, इस तरह से कुछ इफेक्ट्स या वेरिएबल्स इसके असर को ज़्यादा करने और कम करने की कोशिश करते हैं। ताहम अपनी जिंदगी में हम इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उससे कतई भी इनकार नहीं कर सकते। जहाँ तक सरमायाकारी, कौमी आमदनी और रोजगार का ताल्लुक है,
मुकम्मल रोजगार को हासिल करने में हमारे मल्टीप्लायर की बहुत ज़्यादा अहमियत भी है और मुल्क में जिस कदर आमदनी हमें बढ़ाना मकसूद हो, हमें उसी कदर सरमायाकारी करनी चाहिए जो कि नहीं की जाती, बल्कि ज़ारत को कदर को सामने रखते हुए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कौमी आमदनी में 100 करोड़ रुपए का इजाफा करना है और ज़ारत की कदर अगर 5% है तो 20 करोड़ रुपए की हमें सरमायाकारी मुतवक्को होती है। तो ये काफी हद तक हमें इंडिकेशन दे देता है अपने फ्यूचर की। जो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो कुछ इस तरह से है, स्टूडेंट ही हमें तजारती चक्रों की वजाहत करता है। माशी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो एक कॉमन सी बात है, इकोनॉमिक्स में बहुत अहमियत भी रखता है। इन उतार चढ़ाव में हमारा जो मल्टीप्लायर इस तरह है, खसूसियत में कहानी है। जब इब्तदाई तौर पर सरमायाकारी में तब्दीली वाक़या होती है तो मल्टीप्लायर की वजह से हमारी कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा होता है और हमारी कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव देखने की आता है। बस सरमायाकारी में तब्दीली के पेश नज़र हमारी जो आमदनी है रोजगार से कई गुना तब्दीली जाहिर करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ारत के ही पेश नज़र होता है। कामिल रोजगार के सतह में हम जो वसूल हासिल करते हैं वो भी हमारे मल्टीप्लायर की वजह से होता है। अगर हमारी डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन हो रही है तो ग्राफ के जरिए भी हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो मल्टीप्लायर होता है वो तो आला इस्तेमाल किया जाता है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जा सके। बचत और सरमायाकारी में ममासलत कायम करने में भी मददगार साबित होता है। अगर हमारी बचत और सरमायाकारी में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए, मिसाल के तौर पर बचत के मुकाबले में हमारी सरमायाकारी ज्यादा हो जाए तो ज़ारत के पेश नज़र आमदनी में जब कई गुना इजाफा होता है तो बचतों में भी इजाफा हो जाता है और इसी तरह से वर्ष वर्षा हमारे यकसानियत पैदा करने में मल्टीप्लायर बहुत हद तक मदद देता है। स्टूडेंट्स क्योंकि मल्टीप्लायर में हमने इनकम इन्वेस्टमेंट को फंक्शनल फॉर्म में स्टडी किया, इसलिए इनके रिलेशनशिप और इनके किरदार की वजाहत बहुत हद तक हो जाती है। अफराती और तफरीती रुकनों के खात्मा में भी ये मददगार साबित होता है। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में स्टडी किया था, ग्राफ के जरिए देखते हुए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उस लेक्चर को दोबारा जरूर विजिट करिएगा। माशी पॉलिसियाँ तरतीब देने में भी मददगार होता है क्योंकि अफराद साइकिल जारी बेरोजगारी जैसे आलम में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं उनका हल भी मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए ही मिलता है और इन असरात को हम इसके जरिए जारी करते हैं। हमारे माशी हालात को बेहतर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है क्योंकि निजी सरमायाकारी बहरान की सूरत में जब नाउमीद हो जाते हैं तो शरह सूद में भी कमी आने से उनकी सरमायाकारी तरगीब नहीं दे सकती क्योंकि सरमाया की इस्तेदाद रहनुमा अब नहायत लो है, कम है। ऐसे हालात में हुकूमतों के खसारे की सरमायाकारी के लिए खुद मंसूबे तैयार करती है और अपने अखराजात का दायरेकार भी उसी कर देती है। जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है स्टूडेंट्स, वो लॉर्ड केन्स ने इसका नजरिया दिया था 1936 में अपनी बुक में, जो कि अफाक कताब रोजगार सूद और ज़र का अलमी नजरिया जिसका नाम है। लेकिन सारे रोजगार का तस्वुर जो था 1931 में एक बरतानवी मैशदान एफ.आर. कहान ने एक मकाले या एक आर्टिकल में पेश किया। उनका जो आर्टिकल था जो कि इस्लामिक जर्नल में एक मजमून के तौर पर शाया किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब हुकूमत कोई रफ़ायामा के तौर पर काम करती है या सरमायाकारी करती है तो इससे इस कदर रोजगार पैदा नहीं होता जिस कदर के सरमायाकारी की जाती है।
बल्कि इस रोजगार से मजीद ज़मीनी रोजगार पैदा होता है और इस तरह से मजमूई रोजगार उस रोजगार से ज्यादा होता चला जाता है जिसके लिए सरमायाकारी की गई है। इसकी वजाहत हम एक नमूने के जरिए भी कर सकते हैं कि हुकूमत सरमायाकारी करके बिलफर्ज एक कारखाना लगाती है और इसमें 1000 अफराद को रोजगार मुहैया करती है। लेकिन जब 1000 अफराद को रोजगार मुहैया हो जाता है तो उस कारखाने के बाहर कई किस्म की दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं, मकानात भी बन जाते हैं और मार्केट भी बन जाती है। इस तरह से 1000 आदमी तो कारखाने से रोजगार हासिल करते हैं, जबकि कहीं ज्यादा आदमियों को बाहर निकाल जो एरिया है वहाँ रोजगार हासिल हो रहे हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से क्योंकि वहाँ बहुत सारे कारोबार खुल गए तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को शो करते हैं। अगर हमने ज्यादा रोजगार के तौर पर अपने मल्टीप्लायर को शो करना है तो KN से शो करेंगे। हमारा जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है चेंज एग्रीगेट या मजमूई जिसको नेशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है या उसमें जो इजाफा होता है उसको हम चेंज से शो करते हैं। यहाँ KN जो है सारे रोजगार के लिए ज़िंदगी नामत के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है। चेंज जो है हमारा रोजगार है, चेंज एंड जो है रोजगार में इजाफे को जाहिर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ज्यादा रोजगार है अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें न्यूमेरिकल में गिवन हो और ये 5 आएगा तो 5 गुना हमारी इन्वेस्टमेंट से हमारी जो रोजगार होगा उसमें इजाफा होगा। सरमायाकारी और रोजगार के अगर हालत को देख रहे हैं हमने तो हम इसमें जो KF फंक्शन को लेंगे ये MPC की जगह हम MPM ले लेंगे जिसे हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी कहते हैं। सरकारी जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है उसको लेने के लिए हम सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट का फंक्शन लगा देंगे। यहाँ पर हम गवर्नमेंट की जो इक्वेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव की थी वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और अगर आप सुपर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आप सुपर मल्टीप्लाई में चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज पुट कर देंगे। नजरिया ज़्यादातर जो बरामदात हैं वो बहुत हद तक असर करती है क्योंकि हमने खुद भी ये बात वजाहत की है कि किसी और के बरामदात में इजाफा उसके आमदनी के बढ़ाने का बायस बनता है, जबकि जो बरामदात में इजाफा होता है वो हमारी आमदनी को कम करता है। बहुत दफा हम अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको फिर के लिए भी देख चुके हैं कि बरामदात करने से हमारे इनकम में कमी वाक़ होती है। मुल्क में पैदाशुदा अशिया की तलब अगर कम हो जाए तो इस तरह से मुल्क की आमदनी और पैदावार पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मुकदमा मिलाने सरफ 3/4 हो तो हमारा जो बचत का होगा वो 1/4 होगा और हमारे जो मल्टीप्लाई की कुव्वत होगी वो 4 होगी। लेकिन अगर लोग अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा बरामदात पर खर्च कर देंगे तो हमारा जो मिलाने सरफ है वो 1/4 माइनस 3/4 हो जाने से इसकी वैल्यू हाफ रह जाती है। लिहाजा मुल्क की अशिया पर कंजम्पशन 1/2 हिस्सा हम कर रहे हैं और बाकी जो आधा हिस्सा बचा तो लिया जाता है लेकिन ये आधा हिस्सा हम अपनी बरामदात में लगा देते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि आपके वो कौन से हैं कौमी आमदनी के तबादले से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है PUT अकॉर्डिंग और आपके बुक में भी है। हम इनके आंसर्स भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सिलेबस स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ ली है और 3 सेक्टर इकोनॉमी भी पढ़ ली है। इसमें हम लोगों ने MSc जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने जनरल मार्केट अभी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जो फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल इनकम था वो हमने कर लिया है। बिजनेस साइकिल और उसके मेन फीचर्स, इंटरैक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर और जो काउंटर साइकिल मेजर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। साथ ही जो हमारी C+I+G का इक्विलिब्रियम था, फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल, हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही
देखते हैं कि वो हमने फिल्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग की है या नहीं। चलिए हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका जो पहला सवाल है वो कौमी आमदनी की मतवाजन सतह से मुतल्लिक है। ये तवाज़ुन क्यों का कायम होता है और क्या ये तवाज़ुन महज मतवाजन सतह होती है? इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आपको पेज नंबर 107 पर मिलेगा, जहाँ पर यहाँ कौमी आमदनी की मतवाजन सतह से मुराद उसका ऐसा न्याय लिया जाता है जिसे इस्तेकाम नसीब हो, यानी यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है। ये आपने टू सेक्टर ये खुद इख्तियार सरमायाकारी की सूरत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन, साथ ही ये आपने जो बचत और सरमायाकारी का जो तरीका है इंक्लूडिंग डायग्राम इसमें इंक्लूड करना है। अगर आप चाहें तो ये गोशवारा शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आप इसको छोड़ सकते हैं। सैशोबी माशियत कौमी आमदनी के तवाज़ुन से पहले तक इसका आंसर है, क्योंकि वीडियो के सिलेबस में भी टू सेक्टर इंपॉर्टेंट है और टू सेक्टर आपने लाजमी करना है। पेज नंबर 114 तक इसका आंसर बनता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौमी आमदनी की किस मतवाजन सतह को पसंदीदा करार दिया गया और इसका असूल क्यों कर मुमकिन होता है? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सैशोबी माशियत में भी मिल जाएगा और ये पेज नंबर 120 पर आपने जो कामिल रोजगार है यहाँ से ये वाला पूरा आर्टिकल इसमें इंक्लूड करना है। पेज नंबर 120 तक आप इसमें सैशोबी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बयान कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस कि वो कितने मार्क्स का है, लेकिन हमारा जो अचीवेबल लेवल होता है फुल इनकम लेवल का होता है। इस जो पैराग्राफ्स हैं इसके भी वो आपने लाजमन इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। जो हमारा अफराती और तफरीती रुकनों से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं और बताना है कि इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको स्लाइड्स के जरिए पढ़ाया था कि जो तफरीती रुकना और जिसे हम डिप्रेशनरी गैप कहते हैं ये पेज नंबर 121 पर है। इसको आपको इंक्लूड करते हुए पेज नंबर 124 तक इसका आंसर लिखना है, जो कि आपकी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन और इनकी कुव्वत को कम करने के तरीकों का बयान करता है। चलें हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बचत और सरमायाकारी हमेशा बराबर होती है, चुनाचा ख्वाहिश बचत में इजाफा और सरमायाकारी और कौमी आमदनी में इजाफा का बायस बनता है। इन बयान में वजाहत गुजरिया शक्ल कीजिए। ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो बेसिकली जहां पर आपने सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पढ़ा था वो वाला है। पेज नंबर 117 पर यहाँ आपने लिखते हुए इसको पूरा बयान करना है इंक्लूडिंग ये डायग्राम। ये देखिए ये डायग्राम इसका हिस्सा होगी और पेज नंबर 119 तक इसका आंसर बनता है। ठीक है, ये वाला जो है पेज नंबर 117 से 119 तक आपके इस सवाल का आंसर बन जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वजारत के तसव्वुर की वजाहत करें और इसकी जो लिमिटेशन है उनको भी बयान करें। जो लिमिटेशन स्टोरीज आज हमने की है और मल्टीप्लायर जो कि हमने हल किया था वो इसका आंसर है, जो कि पेज नंबर 124 से शुरू होता है मल्टीप्लायर। फिर आपने इसको लिखते हुए और उसकी लिमिटेशंस को इंक्लूड करना है इंक्लूडिंग दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो कि मैंने आपको काफी दफा क्लास में करवाई है और उसकी अजम्पशंस आपने छोड़ देनी है क्योंकि वो सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने हदूद को लाजमन बयान करना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपका है वो कौमी आमदनी के फैलाव के नजरिया और इसके नजरिया ज़ारब से क्या मुराद है, यानी ये बेसिकली जो है आपकी कौमी आमदनी के फैलाव के बारे में है और उसके नजरिया ज़ारब से क्या मुराद है, इससे रिलेटेड है। इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो अपने जो कंक्लूजन होगा आपका उसको थोड़ा सा इंक्लूड करना है बिगिनिंग में, इसका इंट्रोडक्शन देते हुए फिर आपने इसकी जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है ये इसका आंसर बनेगा पेज नंबर
133 से इसका आंसर शुरू हो जाता है और ये अंत तक चलता है। ये अब आपने इसके अंदर जरूर लिखना है और इसकी दरामदार का आंसर भी इसी का हिस्सा है। पेज नंबर 136 तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो आई होप कि आपको अपनी एक्सरसाइज करने में अभी इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। आपके वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ आंसर्स जरूर मेंशन करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आपको बड़ी अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।